हेलो एवरीवन। बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो सबसे पहले बहुत बेसिक कंसेप्ट्स करेंगे हम अबाउट द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। पहला ये कहता है कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होता है बेटा, ये एक टाइप की एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करते हैं हम इसमें। इट इज अ टाइप ऑफ एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा स्टडी करेंगे कि जब आपका जो कंपाउंड है जो वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जब जंप करके जाता है तो जो एनर्जी एब्सॉर्ब करके जाएगा वो उसको हम स्टडी करते हैं, एब्सॉर्प्शन कितनी की उसने। ठीक है, और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूजुअली जो हम करते हैं वो हम डिटरमाइन करते हैं फंक्शनल ग्रुप किसी भी कंपाउंड के अंदर कि कौन सा प्रेजेंट है। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इससे आपको फंक्शनल ग्रुप पता लगता है। इंफ्रारेड रेडिएशन इसमें यूज करते हैं हम टू इलुसिडेट द अननोन कंपाउंड। इंफ्रारेड रेडिएशंस आर यूज्ड टू इलुसिडेट द अननोन कंपाउंड। अगर आपने पता लगाना है कि आपका अननोन कंपाउंड कौन सा है तो हम आईआर रेडिएशन यूज करेंगे। इंफ्रारेड रेडिएशन जो होती है आपकी, इसको हम वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं। आईआर स्पेक्ट्रम को वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जनरली जो आपके बॉन्ड्स होते हैं एटम्स के बीच में, उनमें वाइब्रेशंस जो हैं, रोटेशंस जो हो रही हैं, उनको स्टडी करके उनसे हम कंपाउंड का स्ट्रक्चर इलुसिडेट करते हैं। अब है कि मेजर रिक्वायरमेंट क्या है आपकी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। रिक्वायरमेंट क्या होती है बेटा कि जो आपका कंपाउंड है उसमें डाइपोल मूवमेंट जरूर होनी चाहिए। ठीक है, अगर उसमें डाइपोल मूवमेंट नहीं है तो आपका कंपाउंड इनएक्टिव हो जाएगा। कंपाउंड must have dipole moment. If compound does not have dipole moment, then it would be infrared inactive. अब है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपकी आईआर स्पेक्ट्रा की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईआर स्पेक्ट्रा ये कहता है जैसे कभी भी किसी दो इंसान के फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते ना बेटा, इसी तरह से कभी भी किसी दो कंपाउंड्स का स्पेक्ट्रा सेम नहीं हो सकता अनलेस एंड अनटिल दे आर एनेंटियोमर्स। टू कंपाउंड्स नेवर शो सेम स्पेक्ट्रा। कभी भी उनका स्पेक्ट्रम आईआर स्पेक्ट्रम सेम नहीं हो सकता unless and until they are enantiomers. They are enantiomers. ठीक है, फिर ये कहता है कि आपका जो अगर फंक्शनल ग्रुप भी सेम है किसी कंपाउंड के अंदर तो भी उनका स्पेक्ट्रा अलग होगा फिंगरप्रिंट रीजन में। इफ फंक्शनल ग्रुप इज इवन सेम इन टू कंपाउंड्स, इफ फंक्शनल ग्रुप इज सेम इन टू कंपाउंड्स, then even they differ in कहां पे डिफर करेंगे? फिंगरप्रिंट रीजन में, फिंगरप्रिंट रीजन। ठीक है, तो अब जो है आपका जो आईआर स्पेक्ट्रम है वो ब्रॉडली 3 पार्टीशंस में डिवाइडेड है। 3 तरह का है हमारे पास। एक होता है आपका नियर आईआर स्पेक्ट्रम, नियर आईआर। एक होता है आपका मिड रेंज बेटा, मिड आईआर। और एक होता है आपका फार आईआर, फार आईआर। ठीक है, यहां पे जब हम इसमें लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जब आप मूव कर रहे हो तो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, और वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है तो उससे अपोजिट डायरेक्शन में इधर जब हम मूव करेंगे राइट टू लेफ्ट की तरफ तो एनर्जी इंक्रीज होती है, एनर्जी इंक्रीज होती है। तो जो आपकी एनर्जी नियर आईआर की होती है वो स्टार्ट होती है 0.8 माइक्रोन के करीब और वो चलती है, आप ये मानिए आपकी 2.5 माइक्रोन तक,
और जो आपका मिड IR है उसकी एनर्जी होती है 2.5 माइक्रोन से लेके 15 माइक्रोन तक, और जो आपका फार IR है बेटा उसकी जो रेंज आपकी रहती है वो रहती है आपकी 15 माइक्रोन से लेके अराउंड 200 माइक्रोन तक। ठीक है, अब ये कहता है कि आपका जो IR स्पेक्ट्रा है वो हम जनरली हमेशा जो डिपिक्ट करते हैं वेव नंबर से, वेव नंबर में डिनोट करते हैं, जिसको हम म्यू बार से डिपिक्ट करते हैं वेव नंबर को। वेव नंबर में स्टडी करते हैं IR स्पेक्ट्रा को। वेव नंबर जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब जैसे अगर ये आपको कहे, हमने ये जो रेंज हमने स्टडी की 0.8 जो आपका माइक्रोन था, अगर ये आपको कहता है कि कन्वर्ट 0.8 माइक्रोन, ठीक है, इनटू वेव नंबर, उसको वेव नंबर में आप कन्वर्ट करके दिखाइए कि वेव नंबर क्या रहेगा। अभी आपने स्टडी किया ना कि IR हम वेव नंबर में ही मेजर करते हैं या स्टडी करते हैं, डिपिक्ट करते हैं। तो वेव नंबर अगर आपने निकालना है बेटा तो वो किसका, वेवलेंथ का उल्टा है। ठीक है, वेवलेंथ आपकी अगर ये माइक्रोन में है 0.8, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपकी हो जाएगी 0.8 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको 10 रेज टू द पावर -4 को अगर मैं ऊपर लेके जाती हूँ तो 10 रेज टू द पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर था नीचे, उसको ऊपर लेके आऊंगी, इनवर्स में हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। ये 0.8 हमने नीचे ही रखा, 0.8। 10 रेज टू द पावर 4 को 0.8 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 12,500 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये इसका वेव नंबर रहेगा। अब अगर हम उससे अगली हमारी रेंज क्या थी जो हम स्टडी कर रहे थे नियर IR की, 0.8 से 2.5 माइक्रोन तक। तो अब हम 2.5 माइक्रोन को भी कन्वर्ट करके देख लें। 2.5 को करोगे तो यहाँ पे 0.8 की बजाय 2.5 आ जाएगा, इंटू 10 रेज टू द पावर -4 सेंटीमीटर। इसको आप कर सकते हैं 10 रेज टू द पावर 4 ऊपर आ गया, सेंटीमीटर इनवर्स डिवाइडेड बाई 2.5, तो ये आपका कितना आ जाएगा बेटा, 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसका मतलब जो आपका नियर IR रीजन होता है वो आपका होता है नियर IR रीजन अराउंड 12,500 सेंटीमीटर इनवर्स से लेके और 4000 सेंटीमीटर इनवर्स तक। ठीक है, अब ये कहते हैं कि हम जो हमारा अगला है इसमें 15 माइक्रोन था। देखिए आपका अगला मिड IR की जहां पे रीजन खत्म होती है 15 माइक्रोन, तो इसको कन्वर्ट करें 15 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 सेंटीमीटर। ये 10 रेज टू द पावर 4 ऊपर आया, सेंटीमीटर इनवर्स डिवाइडेड बाय 15, इसको करोगे सॉल्व तो आपका आएगा अराउंड 667 सेंटीमीटर इनवर्स। तो मिड रीजन जो आपकी शुरू होती है बेटा वो आपकी 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से लेके और ये आपकी चलती है यहाँ पे 667 सेंटीमीटर इनवर्स तक। ये जो होती है ना बेटा आपकी, ये मेन डायग्नोस्टिक रीजन होती है। IR स्पेक्ट्रा हम इसी रीजन में पढ़ते हैं। ठीक है, 4000 से लेके 667 सेंटीमीटर इनवर्स तक का स्पेक्ट्रम हम यूजुअली स्टडी करते हैं, ये आपके डायग्नोस्टिक रीजन होती है। अब ये कहता है कि ठीक है, ये हमने कर ली कि डायग्नोस्टिक रीजन ये है, लेकिन एक बार फार जो आपका IR है उसका भी देख लेते हैं। उसमें ये कहता है कि ये आपका चलता है 200 माइक्रोन तक। 200 माइक्रोन को करोगे अगर कन्वर्ट सेंटीमीटर इनवर्स में तो आपका 200 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 सेंटीमीटर, 10 रेज टू द पावर 4 सेंटीमीटर इनवर्स ऊपर आया, 200 नीचे है, ये आपका आ जाएगा अराउंड 50 सेंटीमीटर इनवर्स। तो आपकी जो फार IR रहेगी वो 667 सेंटीमीटर इनवर्स से शुरू होके 50 सेंटीमीटर इनवर्स तक रहेगी। इसमें बेटा जो आपकी और जो डायग्नोस्टिक रीजन जो हमने स्टडी की है ना, डायग्नोस्टिक रीजन हम कह रहे थे कि हमारी जो है 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से लेके और हमारी 667 सेंटीमीटर इनवर्स तक होती है। इसमें आप ये मानिएगा कि 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से लेके जो 1700 सेंटीमीटर इनवर्स तक की रीजन है ना, 1700 सेंटीमीटर इनवर्स तक की, ये आपकी होती है फंक्शनल ग्रुप रीजन।
यहाँ पे जनरली आपके फंक्शनल ग्रुप्स का पता लगता है आपको कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है कंपाउंड के अंदर। और उससे नीचे जो आपकी 1700 से लेके 667 सेंटीमीटर इनवर्स तक की है, ये आपकी फिंगरप्रिंट रीजन होती है कि यहाँ पे कंपाउंड जो है बिल्कुल डिफरेंट आईआर स्पेक्ट्रा आएगा टू डिफरेंट कंपाउंड्स का, कभी भी मैच नहीं हो सकता। देखिए जो आपकी ये वाली जो रीजन है 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से लेके 1700 सेंटीमीटर इनवर्स तक की, इसमें मान लो अल्कोहलिक ग्रुप है, आपके दो कंपाउंड है, दोनों में अल्कोहलिक ग्रुप है, तो दोनों कंपाउंड पीक देंगे आपको अल्कोहल की 4000 से लेके 1700 तक। लेकिन जब आप उसका स्पेक्ट्रा 1700 से 667 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच का पढ़ेंगे ना, तो उस अल्कोहल के आसपास क्या एनवायरनमेंट है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन कौन सी प्रेजेंट है, ठीक है, उसकी पोजीशन क्या है अल्कोहलिक ग्रुप की, वो टर्शरी कार्बन से जुड़ा है, सेकेंडरी से जुड़ा है, प्राइमरी से जुड़ा है, उसके बेस पे फिंगरप्रिंट रीजन में आपकी जो पीक्स आएंगी वो दोनों कंपाउंड में डिफरेंट आएंगी। तो वो फिंगरप्रिंट एरिया है, वो कभी भी सिमिलर नहीं हो सकता दो कंपाउंड का, और बेसिकली उसी से हम डायग्नोज करते हैं कि हमारा अननोन कंपाउंड कौन सा है। तो एक बार फटाफट अब प्रिंसिपल करते हैं कि आईआर का प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, प्रिंसिपल देखते हैं। प्रिंसिपल क्या है हमारे पास, ये कहता है कि जो भी बेटा आपके आईआर एक्टिव कंपाउंड्स होंगे ना, वो आईआर स्पेक्ट्रा देंगे। कॉमन सी बात है, अगर वो आईआर रीजन में एक्टिव है तो वो आईआर स्पेक्ट्रा भी देगा। उसमें क्या होता है कि आपका जो भी कंपाउंड है इट गेट एक्साइटेड, और उसमें क्या होगा कि वो वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो करेगा। देखिए आईआर एक्टिव कंपाउंड्स आपके गिव्स आईआर स्पेक्ट्रा, वो आईआर स्पेक्ट्रा देंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, जब आईआर स्पेक्ट्रा देंगे दे गेट एक्साइटेड एंड शो वाइब्रेशनल रोटेशनल चेंजेस आएंगे, उसमें एक्साइटेशन होने की वजह से वाइब्रेशनल रोटेशनल चेंजेस, जिसकी वजह से एक स्पेक्ट्रा जनरेट होगा। जनरेट वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा आएगा आपके पास, ग्राफ आएगा, स्पेक्ट्रा मीन्स, ठीक है। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंक्शनल ग्रुप और फिंगरप्रिंट रीजन। ये जो ग्राफ आएगा ये आपका हर एक कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है या उसकी फिंगरप्रिंट रीजन आपको बताएगी कि उसमें किस तरह की बॉन्डिंग हो रही है, किस तरह का एनवायरनमेंट है उसका, जो आपका फंक्शनल ग्रुप है उसके अराउंड। तो ये हर एक कंपाउंड का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, हर एक कंपाउंड का अपना अलग होता है, कभी भी दो कंपाउंड्स का सेम नहीं हो सकता। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड फिंगरप्रिंट रीजन। फिंगरप्रिंट रीजन, ठीक है जी। अब ये कहता है कि जनरली जो आपकी फंडामेंटल, अब हम कह रहे हैं कि इसमें क्या होगा, वाइब्रेशनल रोटेशनल चेंजेस आएंगे। जैसे ही आईआर रेडिएशन आप डालेंगे कंपाउंड के ऊपर तो उसमें वाइब्रेशनल रोटेशनल चेंजेस आएंगे और उसकी वजह से आपका स्पेक्ट्रा जनरेट होएगा। अब भाई क्या चेंजेस आएंगे, वाइब्रेशंस में क्या चेंजेस आएंगे, तो ये है बेटा कि टू टाइप्स ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस आर देयर। दो टाइप की फंडामेंटल वाइब्रेशन होती है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। फंडामेंटल वाइब्रेशन इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। आपके आईआर में बेसिकली दो टाइप की वाइब्रेशन होती है, एक होती है आपकी स्ट्रेचिंग और दूसरी होती है बेटा आपकी बेंडिंग। ये दो टाइप की वाइब्रेशन होती है। तो स्ट्रेचिंग में आगे फर्दर जो है दो टाइप की है बेटा, एक होती है आपकी सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, एक होती है आपकी एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग और दूसरी है आपकी एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। अब भी सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग और एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में क्या फर्क है, देखिए इसमें हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे कि किसी भी जो आपका एटम, दो एटम ये लिए ब्लू कलर से, इसके बीच में जो बॉन्ड है
उसको आप इस तरह से मानिए कि वो एक स्प्रिंग की तरह है। स्प्रिंग समझते हैं ना, पेन में भी देखा होगा, हर जगह डला होता है, स्प्रिंग की तरह है। ठीक है, ये इस सेंट्रल एटम से हमारा एक और बॉन्ड बना दिया हमने, एक और स्प्रिंग जोड़ दिया। अब आपके जो एटम है वो एक ये वाला एटम है, एक ये वाला एटम है और एक ये वाला एटम है। सिमेट्रिकल में ये क्या कहता है बेटा कि ये जो आपका स्प्रिंग है ये अगर सिमेट्रिकल मैनर में मूव करता है, मतलब या तो दोनों देखो सेंट्रल से दो एटम जुड़े हुए हैं, दोनों जो है बाहर की साइड आप इसे स्ट्रेच कर दो, इधर इस स्प्रिंग को भी इस स्प्रिंग को भी बाहर की साइड खींच दीजिए, सेंटर से लेके आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर की साइड जब आप इसे स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे, तो बॉन्ड लेंथ जो है दोनों केसेस में इंक्रीज होगी और ये आपने इसकी स्ट्रेचिंग कर दी, ठीक है, उसको खींच दिया। और आप ये सिमेट्रिकल कर रहे हो कि दोनों बॉन्ड्स को आप आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर की साइड खींच रहे हो स्प्रिंग को। एक और भी आप इसमें कर सकते थे कि आपके सेंटर में जो ये एटम है और इससे जो दो ये आपके एटम्स अटैच हैं, आप इसको इस तरह से जैसे स्क्वीज करते हैं ना, कंप्रेस करते हैं, सेंट्रल एटम की तरफ मूव कराओ दोनों को, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं सेंटर की तरफ, उसको आप स्क्वीज कर रहे हो, ठीक है, उसको इस बार आप कंप्रेस कर रहे हो स्प्रिंग को, लेकिन दोनों साइड वाले स्प्रिंग्स को कंप्रेस कर रहे हो। तो इस केस में क्या है कि आपकी जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज होगी दोनों ही। तो सिमेट्री कर रहे हो कि दोनों बॉन्ड को या तो आप इलोंगेट कर रहे हो, खींच के लंबा कर रहे हो, या दोनों बॉन्ड को आप छोटा कर रहे हो, उनको स्क्वीज करने की कोशिश कर रहे हो, उनको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसी वाली जो स्ट्रेचिंग होती है वो आपकी सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग होती है कि उनमें एक सिमेट्री है, या तो दोनों बाहर की साइड मूव कर रहे हैं स्प्रिंग, या दोनों अंदर की साइड मूव कर रहे हैं। अब ये कहता है कि एसिमेट्रिकल में क्या होता है, एसिमेट्रिकल में उससे उल्टा होगा। देखिए आपका सेंटर में एक एटम है, इससे दूसरा एटम जुड़ा हुआ है इधर, और एक एटम हमने जोड़ दिया इधर। इसमें बेटा आप क्या करोगे कि एक साइड तो आप इस बॉन्ड को तो आप खींच दो, स्ट्रेच किया आपने बाहर की साइड, सेंटर वाले एटम से बाहर की साइड आपने उस स्प्रिंग को खींच दिया। दूसरे वाले में आप क्या कर रहे हो, उसको कंप्रेस करो, धक्का मार के इस एटम को सेंटर वाले की तरफ ले जा रहे हो वापस, ठीक है। तो एक में इस साइड तो आपकी बॉन्ड लेंथ देखो इंक्रीज होएगी क्योंकि आपने उसको खींच दिया, एलोंगेट कर दिया, और इसमें क्या हो रहा है आपकी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी क्योंकि आप उसको कंप्रेस कर रहे हो। तो कोई सिमेट्री नहीं है, एसिमेट्रिकल हो गया ये। इसमें क्या कर रहा है, आपके बोथ मूविंग अपोजिट, जो दोनों बॉन्ड्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। एक में बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, वन बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, और दूसरे में डिक्रीज हो रही है, दूसरे में डिक्रीज हो रही है, ठीक है। डिफरेंस पता लगा सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल में? अगर ये पता लग गया तो अब हम अपनी अगली वाली पे आते हैं, बेंडिंग पे, जो हम बेंडिंग की बात कर रहे थे। तो बेंडिंग जो है बेटा वो चार टाइप की होती है। बेंडिंग में पहली आपकी होती है सीजरिंग। सीजरिंग मतलब कैंची, कैंची को चलाते देखा है आपने कभी, कि कैंची का जो हैंडल होता है जहां से पकड़ के आप कैंची को चलाते हो, एक बार दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं, एक बार दोनों एक दूसरे से दूसरी तरफ जाते हैं, डिफरेंट साइड। तो इसमें ये कहते हैं ऐसे ही ये सेंटर में आपका एटम है, इससे ये आपका दूसरा एटम जो जुड़ा हुआ है स्प्रिंग की तरह हम दिखाएंगे, ठीक है। इसमें हम इन्हें इलास्टिक मान के चलते हैं, स्प्रिंग की तरह है बॉन्ड्स, हम रिजिड नहीं मान के चलते, क्योंकि अगर रिजिड आपने मान लिया ना तो इसका मतलब बॉन्ड में कोई वाइब्रेशन हो ही नहीं रही, वाइब्रेशन नहीं हो रही, रोटेशन नहीं हो रही, तो आईआर स्पेक्ट्रा देगा ही नहीं, वो कंपाउंड आपका आईआर इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये कहता है इसमें क्या होगा कि ये जो दोनों बॉन्ड है बेटा आपके, ये एक बार दोनों एक दूसरे की साइड आएंगे, जैसे कैंची चलती है, ये इस एटम की साइड आएगा, ये इसकी साइड आएगा, ठीक है। फिर एक बार दोनों एक दूसरे से डिफरेंट जाएंगे, तो कैंची की तरह जब चलेंगे ये सेंटर में
आपका एक एटम वो सेंटर मान लिया कैंची का, और उसके जो हैंडल्स हैं वो एक बार दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, एक बार दोनों एक दूसरे से डिफरेंट जा रहे हैं। तो इस टाइप की जो बेंड कर रहे हैं आपके एटम्स और बॉन्ड्स, इस टाइप को हम बोलते हैं सीजरिंग। ठीक है, बेंडिंग का एक टाइप है ये सीजरिंग। दूसरा ये कह रहा है कि अच्छा, इसमें आपने देखा हो ये जो बॉन्ड्स के बीच का एंगल है ना, ये डिक्रीज होगा जब ये एक दूसरे के पास आएंगे, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। ठीक है। दूसरा बेटा ये कहता है आपको कि रॉकिंग। रॉकिंग आपने घर पे देखा हो, दादाजी वगैरह जो होते हैं वो एक चेयर लेकर बैठते हैं, बड़ी कंफर्टेबल सी लकड़ी वाली, जिसमें जब वो कमर टिका के पीछे की तरफ होते हैं ना, तो पैर भी उनके उठ के ऊपर की साइड आते हैं। जब वो थोड़ा आगे की साइड झुकते हैं, कमर आगे की साइड लेके जाते हैं, तो उनके घुटने भी, उनके जो पैर होते हैं वो भी नीचे की तरफ बेंड होते हैं, फर्श की तरफ। तो वो वाली जो चेयर्स होती है ना, कभी गूगल करके देख लेना, अभी दिख जाएगी आपको रॉकिंग चेयर कौन सी होती है। रॉकिंग चेयर की इमेज देखते ही आप समझ जाओगे, अच्छा ये रॉकिंग होता है। तो उसमें क्या होता है रॉकिंग में, कि मूवमेंट जो होती है बेटा वो दोनों की सेम डायरेक्शन में होती है। जैसे ये सेंटर वाला एटम, ये आपका दूसरा एटम, और इधर हमने दिखाया ये तीसरा एटम। इसमें क्या होगा कि दोनों एटम अगर ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेंगे, या तो एक बार, ठीक है, सेम डायरेक्शन में जाएंगे, या फिर नीचे आएंगे, मतलब जब फर्श की तरफ झुकेंगे कुर्सी पे आराम से, तो सिर भी नीचे की तरफ आया और घुटने भी नीचे की तरफ आए। तो या तो दोनों एटम नीचे की तरफ आएंगे या दोनों एटम ऊपर की तरफ जाएंगे। ये आपका रॉकिंग चेयर वाला काम होता है। इसमें क्या होता है, मूवमेंट इज इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में हो रही है, और इसमें बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होगा। बॉन्ड एंगल पे तो कोई असर ही नहीं आ रहा, दोनों ऊपर जा रहे हैं या दोनों नीचे आ रहे हैं। नो चेंज इन बॉन्ड एंगल, नो चेंज इन बॉन्ड एंगल। ठीक है। अब तीसरा होता है आपका वैगिंग। वैगिंग में क्या होता है बेटा कि मूवमेंट जो होती है दोनों एटम की, ये मान लिया हमने एक प्लेन लिया, ठीक, इसमें यहां आपका सेंट्रल एटम है। इसमें ये कहता है कि जो आपके दोनों एटम सेंट्रल से अटैच्ड हैं, एक ये और एक ये, इसमें ये कहता है कि दोनों जो है वो आइदर अबोव द प्लेन रहेंगे और बिलो द प्लेन रहेंगे। इसको बहुत ही एक यूजुअल लोकल लैंग्वेज में मैं आपको समझाती हूँ। आपने कभी डॉगी देखा होगा, गले में होगा, घर में होगा, बहुतों को पेट रखने का शौक होता है, बेटा आपके घर डॉग होगा। जब आपने डॉग देखा हो तो उसकी पूंछ को आप कभी देखना, टेल जब वो हिलाता है ना, ऐसे कंटिन्यूअसली वो हिलाता रहेगा, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। मतलब उसमें क्या होता है कि वो प्लेन से ऊपर, उसकी कमर से ऊपर की साइड जो पूंछ है, और वो हिलती रहती है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। वो उसकी वैगिंग कर रहा है। मूवमेंट जो है एटम्स की इस तरह से हो जैसे उसकी जो टेल होती है, जो उसकी पूंछ होती है, वो हिलती रहती है ना। तो उस टाइप की जो मूवमेंट्स होती हैं हम उनको क्या बोलते हैं, वैगिंग बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा आपका कि मूवमेंट ऑफ बोथ एटम्स ईदर अबोव द प्लेन, दोनों, ठीक है, और बिलो द प्लेन। समझ रहे हैं आप, इस तरह से होगी। और एक लास्ट आपकी रह गई है ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग में क्या होगा बेटा, ट्विस्टिंग में ये आपका सेंट्रल एटम है, इससे एक एटम आपका इधर जुड़ा है और एक एटम आपका इधर जुड़ा है। इसमें क्या होता है कि एक एटम अगर सेंटर की तरफ मूव कर रहा है आपका, तो दूसरा भी जो है प्लेन की तरफ ही मूव करेगा, ट्विस्ट करेगा।
मतलब इसमें इस तरह से नहीं, देखो सीजरिंग में और ट्विस्टिंग में ये फर्क है। सीजर में कैंची की तरह चलता था, ट्विस्टिंग में आप एक सेंटर में एक प्लेन मान लो, एक टेबल मान लो, ठीक है। अब क्या हुआ कि उसमें जब आपका एटम मूव कर रहा है, अगर एक टेबल से ऊपर की तरफ है तो एक टेबल से नीचे की तरफ होगा। जो लोग जिम जाते हैं ना, या ओपन जिम्स में भी आजकल लॉन में लगा होता है एक्सरसाइज करने के लिए, वो एक पैर ऊपर जाता है, एक पैर नीचे आता है, एक पैर ऊपर जाता है, एक पैर नीचे आता है, वो वाली जो एक्सरसाइज आप करते हो ना, वो ट्विस्टिंग होती है। कि एक बार में ऐसा नहीं होगा दोनों पैर ऊपर जाएंगे या दोनों पैर नीचे आएंगे। उस तरह की मशीन पे आप ना करो जिम। आपने अगर वेस्ट साइज रिड्यूस करना है, होपफुली वो उसके लिए होती है, तो एक पैर आपका ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, एक नीचे की डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। वो जो सी सॉ टाइप बनता है ना, ठीक है, सी सॉ वाला झूला भी तो यही होता है, एक बच्चा ऊपर की साइड होता है, एक नीचे की साइड होता है, फिर जब नीचे वाला ऊपर जाएगा तो ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो जो स्कूल में सी सॉ वाला झूला होता था, उस तरह से जब मूव करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्विस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी बेंडिंग और जो आपकी वाइब्रेशंस जो हमने स्टडी की कि बेंडिंग है आपके पास और स्ट्रेचिंग है, इट्स ऑल अबाउट द आईआर। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियोस, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस। थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड, बाय।